हेलो फ्रेंड्स, मैं जगदीश धाकर आप सभी का मीट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपका फर्स्ट ग्रेड में विषय इतिहास है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व अन्य किताबों से अध्ययन करके निचोड़ निकाल के बहुत ही सारगर्भित इसमें मैंने वीडियो में डालने की कोशिश करी है, नोट्स बनाए हैं। मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको 2-3 बार देख लें, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसी तरह मैं विश्व इतिहास के सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करूँगा। वो वीडियो का नोटिफिकेशन और आपके देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पर मिले और एग्ज़ाम होने से पहले आप 2-3 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लें, जिससे आपको बहुत ही आसानी से विश्व इतिहास की तैयारी हो जाएगी। ये आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे नील की सभ्यता। नील की सभ्यता के बारे में सिलेबस में 4 सभ्यताएं दी गई है। नील की सभ्यता, रोम की सभ्यता, यूनान की सभ्यता। इस सबसे पहले हम पढ़ेंगे नील की सभ्यता। नील की सभ्यता इसलिए कहते हैं, ये नील नदी के किनारे फली फूली जो नील नदी अफ्रीका में है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है, जिसका उद्गम विक्टोरिया झील है और ये भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। और इसी नदी के मुहाने पर जो जो देश है वो है मिस्र देश, जिसे इजिप्ट भी बोलते हैं। और नील नदी का प्राचीन नाम हापी भी मिलता है। ये लिखा है मैंने, आप ध्यान दें। नील नदी का प्राचीन नाम हापी है। और जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फली फूली, वैसे ही नील नदी की सभ्यता नील नदी के किनारे फैली, जिसमें मुख्यतः मिस्र में इसके सबसे ज़्यादा सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं। मिस्र उस टाइम 2 भागों में बढ़ चुका था, जिसमें उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र। उत्तरी मिस्र की राजधानी बूटो और दक्षिणी मिस्र की राजधानी नेकेब थी। उत्तरी मिस्र में 3 संस्कृतियां भी अलग अलग फली फूली, जिसमें बदारी संस्कृति, अम्बरेशन संस्कृति और गर्जियन संस्कृति। वहीं दक्षिणी मिस्र में नाकादा संस्कृति फली फूली, ये इससे संबंधित था। और ये मिस्र देश है, आपको ये अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें उत्तर पूर्व में ये मिस्र देश है। अब इस सभ्यता को आगे बढ़ते हैं, बुद्धि देने वाली सभ्यता भी कहा गया है। और इससे संबंधित कुछ कथन है जो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, किसने क्या कहा वो हम देखते हैं। मिस्र नील नदी का वरदान है, ये किसने कहा? हेरोडोटस ने। मिस्र नील नदी की पुत्री है, ये किसने कहा? हेजेन मून ने। और मिस्र नील नदी की भेंट है, ये किसने कहा? सरदेसाई ने। मिस्र सभ्यता सभी सभ्यताओं में महान है, ये किसने कहा? ड्यूरेंट ने। और मनुष्य ने दैत्य का आकार पृथ्वी पर उतार दिया है, ये किसने कहा? नेपोलियन ने। नेपोलियन ने इतने बाद जब वो मिस्र अभियान पे आया था, यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, उस टाइम पे उसने जो पिरामिड देखे, उनको देखकर उसने ये कहा था, मनुष्य ने दैत्य का आकार पृथ्वी पर उतार दिया है। तो ये महत्वपूर्ण कथन है, जो ध्यान रखें, एग्जाम में आ जाए तो आप बता सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है हेरोडोटस वाला। और कुछ और चीज़ें हैं जो देखते हैं। पश्चिमी सभ्यताओं में प्राचीन सभ्यता इसे माना जाता है। पश्चिमी सभ्यता जो भी हमारे से पश्चिम में, जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता से पश्चिम में है, उसे सभ्य ये प्राचीनतम है। और मृतकों की निर्देश पुस्तिका भी बोलते हैं इसे, क्योंकि वहाँ ऐसी चीज़ें मिली हैं जैसे मम्मीज मिली हैं, है ना। तो उससे संबंधित साहित्य मिले, उससे ये पता चलता है कि वहाँ जो कब्र और ये सब बनाई जाती थी, और उनसे राजा और देवताओं के बारे में जो जानकारी मिलती है, उसको हम मृतकों की निर्देश पुस्तिका के नाम से भी संबोधित करते हैं। मन्नेतो वहाँ का प्रथम इतिहासकार था। उसने थिनीज राजवंशों के राजाओं के बारे में और उसके राजवंशों के बारे में लिखा है, मन्नेतो। और इसके महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिसमें फराउ मतलब राजा होता है, सरू मतलब मंत्री परिषद या सलाहकारी परिषद, नोम मतलब, जिसे प्रांत को नोम बोलते थे, और वहाँ
मिस्र उस टाइम पे 40 प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांत के अधिकारी को नोमार्क या नोमेन और मस्तबा, मस्तबा एक प्रकार की कब्र थी। ये क्वेश्चन 2013 में आ चुका है। मस्तबा क्या है? ये एक प्रकार की कब्र है। पिरामिड, पिरामिड शब्द का अर्थ होता है, मिस्र भाषा में होता है ऊंचा और यूनानी भाषा में होता है रोटी। और एक और शब्द है हिक्सस। हिक्सस मतलब होता है सीरियाई आक्रमणकारी। ये सीमेटिक जाति के सीरिया के निवासी थे जिन्होंने वहां आक्रमण किया था, उनको नाम दिया था हिक्सस। नेक्स्ट देखते हैं लिपियां। हायरोग्लिफिक लिपि, लिपियां मुख्यतः 3 वहाँ मिलती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हायरोग्लिफिक लिपि है, उसके बाद हिराटिक, हायरेटिक और डेमाटिक, डिमोटिक। इसमें जो हायरोग्लिफिक है ये प्राचीनतम लिपि वहाँ की मिस्र की मानी गई है, जो चित्राक्षर लिपि है और इसमें कोई स्वर नहीं है और इसमें 24 चिन्ह मिले हैं मुख्यतः, जो बाद में बढ़कर 500 हो गए थे। और ये जो लिपि लिखी जाती थी पेपिरस नमक के, ये पेपिरस लिखा है, पेपिरस नमक पेड़ के पत्तों पर लिखते थे या उनके जो छाल होती थी उसके ऊपर लिखते थे। पेपिरस से ही पेपर नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। पेपर जो हम आज बोलते हैं कागज़ या पेपर, वो पेपिरस क्योंकि वो उस पर लिखते थे, उसी से पेपर शब्द की उपलब्धि हुई है, उत्पत्ति हुई है, सॉरी। और हिराटिक या हायरेटिक दूसरी लिपि है हिराटिक। हिराटिक नॉर्मली कर्सिव में लिखने के लिए जानी जाती है, इस टाइप की ये कंटिन्यूस लिखी गई है, इसलिए हिराटिक या हायरेटिक भी बोलते हैं। और डेमाटिक या दमाटिक या डिमाटिक, ये एब्रीवेशन संक्षेप में लिखते थे, इसको शॉर्ट हैंड शैली भी बोलते हैं, जैसे यूपीएस, सीपीयू। जैसे हम उत्तर प्रदेश को केवल यूपी लिख देंगे तो ये शॉर्ट हैंड हो गया, तो शॉर्ट में ना लिखने के लिए जानी जाती है डेमाटिक लिपि। और नेक्स्ट है सूर्य देवता। सूर्य देवता मेन जो मिस्र सभ्यता के जो देवता थे वो सूर्य देवता थे। इसके अलावा भी वो प्रकृति पूजक थे, जिसमें पृथ्वी को भी पूजते थे, आकाश को भी पूजते थे, जिसमें सूर्य को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। जैसे उत्तरी मिस्र में रे नाम से जानते थे सूर्य को, सूर्य देवता को। दक्षिणी मिस्र में होरुस के नाम से जानते थे और थीबीज में एमन या अमुन नाम से जानते थे। तो ये सभी सूर्य देवता ही थे, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से सूर्य देवता को उस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते थे। लेकिन कालांतर में एमन रे ये एक नाम कॉमन हो गया था सूर्य देवता के लिए। एमन रे मतलब सूर्य देवता, दोनों एक साथ बोले जाने लगे इनको। प्राचीन काल में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग था। और नेक्स्ट है ओसिरिस। पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि भी बोलते हैं, सूर्यदेव का पुत्र भी बोलते हैं, नील नदी का पिता भी कहा जाता है ओसिरिस को। नेक्स्ट है आइसिस। आइसिस है ओसिरिस की बहन, या इसका मिलता नहीं, अलग अलग कहीं पे भी कहीं बहन लिखा है, कहीं पत्नी लिखा है, बट ये आइसिस की से संबंधित थी। ये लेडीज थी, लेडी देवी, कुछ देवी के रूप में इनको पूजा होती थी इनकी, आइसिस। पुंट प्रदेश को मिस्री लोग अपने देवताओं का आदि निवास मानते हैं। पुंट प्रदेश को मिस्री लोग अपने देवताओं का आदि निवास मानते हैं, एक प्रदेश था। और कैब और नूत, कैब पृथ्वी देवी को बोलते थे, पृथ्वी देवी के रूप में पूजा करते थे कैब को। नूत एक आकाश देवता थे। कहीं कहीं पे ये भी लिखा है कैब ओसिरिस और आइसिस की माता थी, कहीं नूत के बारे में लिखा है ओसिरिस और आइसिस के पिता थे। ये दोनों पति पत्नी के रूप में भी इनका कहीं उल्लेख आता है, बट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें आइसिस को उसकी ओसिरिस की पत्नी बताया गया है। एक और किताब में कहीं इसको बहन बताया गया है, बट हम इसको वैसे आप याद रखें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से ये ओसिरिस की पत्नी थी, इसको बहन न मान के पत्नी माने। और मिस्र में सर्वप्रथम राजा को देवता माना गया है। ये पहली सभ्यता थी जिसमें राजा को भी देवता माना गया, क्योंकि राजा सूर्य देवता के प्रतिनिधि के रूप में माने जाते थे या उनके पुत्र के रूप में माने जाते थे, तो वो खुद भी अपने आप को देवता मानते थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख राजवंश। वहाँ लगभग 30 राजवंश हुए हैं और प्राचीनतम राजधानी थिनीस थी, और ये बाद में एक राजा ने इसको राजधानी परिवर्तन करी थी। तीसरे राजवंश से लेकर छठे राजवंश तक, जो 2980 बीसी से लेकर 2266 बीसी और के लगभग है, पिरामिडों का युग या प्राचीन राज्यों का युग भी
जिसे बोला जाता है। जोसर तीसरे राजवंश का शासक था। ये नेक्स्ट शासक है। ये शुरुआत करते हैं जोसर, इम्पोर्टेंट है। जोसर के काल में प्रथम पिरामिड का निर्माण हुआ था, जिसे हमोतेप या इम्होतेप ने शक्कर में नए आकार की कब्र बनाई, जो प्रथम पिरामिड मानी जाती है। इम्होतेप ने सक्कारा या शक्कर में, एक जगह का नाम है, सक्कारा या शक्कर भी बोलते हैं उसको, जहाँ पे जोसेर का प्रधानमंत्री था इम्होतेप। उसने एक कब्र बनाई जिसे प्रथम पिरामिड माना जाता है। बाद में खुफू ने विशाल पिरामिड बनाए जो आज भी विद्यमान है। और ये खुफू ने ही एक नरसिंह अपने एक मूर्ति बनाई थी, जिसमें खुद का अपना नीचे धड़ उसकी सिंह की है, और ऊपर सिर जो मानव सिर है उसको अपना खुफू का दिया गया है। ये चौथे राजवंश का संस्थापक था, और गीजा में इसने विशाल पिरामिडों का निर्माण कराया। और नेक्स्ट है अमनेमहेट थर्ड। अमनेमहेट तीसरा, जिस साहित्य के इतिहास में शास्त्री भी माना जाता है। इसके काल में साहित्य की भरपूर रचना हुई। नेक्स्ट देखते हैं रानी हासेपसूट, हटशेपसूत, हेपसेपसूत। ये विश्व की प्रथम महिला सम्राट है, इसके नाम से जानी जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व की पहली महिला सम्राट थी या साम्राज्ञी थी, और ये चित्रकला में निपुण थी। इतिहास की प्रथम महिला जिसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। ये पहली महिला इतिहास की है जिसके बारे में पूर्ण लिखित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है तुतमोस या तुतमोस, जिसको तुतमोस के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन मिस्र का नेपोलियन भी बोलते हैं इसको। प्राचीन मिस्र का नेपोलियन डूरेंट ने कहा है। क्वेश्चन आ जाए, किस मिस्र सभ्यता के सम्राट को प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा गया है? तो थुटमोस को। किसने कहा है? ड्यूरेंट ने कहा है। और इसकी 2-3 और उपाधियां हैं जो इम्पोर्टेंट है। प्राचीन विश्व के इतिहास का प्रथम सेना नायक, प्रथम विजेता और प्रथम साम्राज्य निर्माता। ये प्राचीन विश्व के इतिहास की 3 प्रथम इसको उपाधियां दी गई है। प्रथम सेना नायक, प्रथम विजेता, प्रथम साम्राज्य निर्माता। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखें। क्वेश्चन आया हुआ है, प्राचीन विश्व के इतिहास का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन था? तो तुतमोस। और नेक्स्ट है अमेनहोटेप या अखनाटन। पहला धार्मिक व्यक्ति है। ये मानव जाति के इतिहास में प्रथम मानव कहा जाता है, और एकेश्वरवाद का जनक भी बोलते हैं। एटन देवता को मानता था, एटन देवता के में पूरी निष्ठा रखता था। विश्व बंधुत्व के सिद्धांत का प्रथम प्रचारक भी इसको माना जाता है। और राजधानी परिवर्तन थीनिस से अखनाटन इसी ने करी थी। प्राचीन राजधानी थीनिस थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। विश्व का पहला पंचांग के निर्माण का श्रेय भी इसी सभ्यता को दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वप्रथम समुद्री जहाज का निर्माण भी इसी सभ्यता से हुआ। और सौर वर्ष का आविष्कार, सौर वर्ष मतलब उस 365 दिन और 12 माह और महीने में 30 दिन होते थे। जो लास्ट के जो 5 दिन बचते थे वो देवताओं के नाम पर रखे गए हैं, इसलिए 365 दिन सौर वर्ष का। ये किसानों की सहायतार्थ इनका निर्माण किया गया, किसानों की सुविधा के अनुसार। और लेखन कला का विकास भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता या योगदान रहा है। स्पिंक्स, जो मैंने भी मूर्ति बताई थी, जो ये है, इसको स्पिंक्स या नरसिंह की मूर्ति भी बोलते हैं। और ये मूर्ति किसकी है? खुफू की। खुफू राजा था जिसने ये पिरामिड का निर्माण किया था, और इसी के सामने ये मूर्ति स्थित है। और विश्व की विशालतम मूर्ति इसे कहा जाता है। ये गीजा में स्थित है, याद रखें, इम्पोर्टेंट है। करनाक, ये विशालतम भवन है जिसके निर्माण में 200 वर्ष लगे। इसको कहीं कहीं मंदिर भी कहते हैं, और कुछ किताब में इसको मंदिर भी बताया गया। अबू सिम्बल मंदिर जो उगते सूर्य का गुहा मंदिर है, और सूर्य का मंदिर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखें। पेपी प्रथम की काष्ठ के ऊपर ताम्र पत्र चढ़ाकर बनाई गई मूर्ति। ये पेपी प्रथम भी एक मूर्ति है जो लकड़ी के ऊपर तांबा चढ़ाकर बनाई गई मूर्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट। धार्मिक साहित्य, वहाँ का धार्मिक साहित्य जो मेन थे, धार्मिक साहित्य मृतकों का साहित्य भी बोलते हैं उसको। और सर रखने वाली संदूकों का साहित्य भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट आ चुका है क्वेश्चन कई बार। कॉफिन टेक्स्ट,
किस सभ्यता से संबंधित है, तो मिस्र सभ्यता से। और विशाल पिरामिड तो हमने बता दिए, जो खुफू राजा ने बनाए और 7 वंडर्स में आते हैं ये। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन जो आए हैं वो देखते हैं। 2006 में जो दो क्वेश्चन आए थे इस सभ्यता के, मिस्रवासी लिखते हैं, या सॉरी लिखते हैं नहीं होगा यहाँ पे, लिखते थे। किससे लिखते थे, किस पे लिखते थे, पेपिरस पे। ये आपको अभी पढ़ा हमने। सौर वर्ष के क्षेत्र में किस सभ्यता की उपलब्धि है, मिस्र की, ये भी पढ़ा हमने। मस्तबा क्या है, एक प्रकार की कब्र, ये भी पढ़ा हमने। निम्नलिखित में से कौन सा देवी देवता मिस्री नहीं है, आइसिस है, ओसिरिस है, अमून है, एमून भी जिसका नाम मिलता है, और अर्मेटिस, ये यूनानी देवता है। तो इसका आंसर सही ये है। मिस्र का अबू सिम्बल मंदिर समर्पित है, ये हमने पढ़ा अभी, सूर्य देवता को। तो ये लगभग 2006 में 2 क्वेश्चन आए, 2013 में 2 क्वेश्चन आए, 2016 में 1 आया। हो सकता है अभी वाले में कम से कम 2 क्वेश्चन तो इससे आए। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई आउट क्वेश्चन आएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे नेक्स्ट सभ्यता को। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।